गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। एक्चुअली क्या है, तो इस कैबिनेट समिति ने फैसला लिया कि प्रति वर्ष 12 रिफिल तक, यानी जो 12 सिलेंडर होते हैं जो दिए जाते हैं साल में, उसमें 14.2 kg के सिलेंडर पर सब्सिडी कितनी जाएगी? 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए प्रति बोतल करने का निर्णय लिया गया है। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 40.2 kg LPG सिलेंडर की कीमत अब कितना पे करना होता है? 703 के मुकाबले 603 रुपए करने होंगे। पहले कितने थे? 703 रुपए होते थे, जिसे अब उसके कंपेटिवली कितना है? 603 रुपए देने होंगे। और इस फैसले को से कितने करीब परिवारों को जिसका लाभ मिलेगा? इससे करीब 9.6 ऐसे परिवार हैं जिनको इनका फायदा मिलेगा। 9.6 करोड़ परिवारों को इसका फायदा होगा। अगर 2022-23 की बात की जाए आंकड़े की, तो उज्ज्वला योजना के तहत 6100 करोड़ यानी 6100 करोड़ रुपए जो हैं सब्सिडी के रूप में प्रदान किए गए थे। एंड अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को, तो इसमें बढ़कर कितना हो जाएगा? यह 7680 करोड़ रुपए यह हो गया है। हाल में जितनी भी तेल कंपनियां हैं इसने कॉमर्शियल LPG क्यों क्या किया? इसकी कीमत में भी 209 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कॉमर्शियल पर्पस LPG यूज होता है। चलिए इसके साथ ही देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार जो है कब तक के लिए कर दिया गया है। इसे मैं प्रीवियस क्लास में बताई थी। इसका विस्तार 2026 के लिए 2026 यानी 2026 के लिए कर दिया गया, यानी नेक्स्ट 3 साल का इसका जो विस्तार दे दिया गया है। इसके तहत करीब टारगेट भी रखा गया है कि 10 करोड़ जो परिवार है उनको इसकी सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा भारत अपनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG की आवश्यकता का लगभग 60% क्या करता है? वो आयात करता है। और वैश्विक स्तर पर अगर ग्लोबली हम लोग देखते हैं तो LPG की जो कीमत है वो अप्रैल 2020 से कितना हो गई? 300% से भी अधिक बढ़ी है। कितनी है? 300%, यानी इन 3 सालों में 300% से भी अधिक बढ़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या, इसका आरंभ कब किया गया था। तो इसे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसका जो अगर बोला जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जो गरीब परिवार हैं, गरीब घरों की जो महिलाएं हैं, उनको क्या करना है? जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है। कैसा है? जमा मुक्त LPG, ये ध्यान रखिएगा, जमा मुक्त LPG कनेक्शन को प्रदान करना है। और किसके लिए है? गरीब घर की महिलाओं के लिए। यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, जो आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह से वो लोग उपले का यूज करती हैं या लकड़ी का यूज किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो उन महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना क्या है? सरकार की यह उद्देश्य है। इसके अलावा इससे क्या होता है? जो सांस की बीमारी, मैंने अभी आपको कहा कि उपले वगैरह जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? सांस संबंधी जो है अनेक प्रकार की बीमारियां उनका सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? जो मौतों की संख्या में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये सरकार का उद्देश्य और काफी एक अच्छा उद्देश्य आप इसे बोल सकते हैं। अब आगे देखना, आखिर ये उद्देश्य भी सफल रहा है, सक्सेस रहा है, इसे हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2 कार्यक्रम को जो लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2 मैंने बताया था किसके लिए है? ये डिफेंस सेक्टर में, यानी जो स्वदेशी तकनीक, जो स्वदेशी रूप से जो विकसित किया जाएगा। जैसे यह नौसेना का एक स्वदेशी कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि किसका है यह, तो यह नौसेना का। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्वावलंबन 2 या स्वावलंबन का संबंध निम्न में किससे है? भारतीय नौसेना से, भारतीय तटरक्षक से, या भारतीय वायुसेना से, या भारतीय जल सेना से। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी कार्यक्रम है। स्वदेशी का मतलब जो भी चीजें इसमें यूज की जाएंगी उसका क्या होगा? स्वदेश, यानी अपने देश में इसका विकसित किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको भी वन काइंड इस तरीके से क्या प्रमोट करना। ओके, तो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार, किसके हैं ये? नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO इस सेमिनार ने क्या किया? जो स्वावलंबन कार्यक्रम है उसको यह संबोधित किया। जुलाई, एक्चुअली स्वावलंबन ये 2 है, सेकंड एडिशन है इसका, ये आप 2 देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका प्रारंभ जब हुआ था तो 2022 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था, स्वावलंबन को लॉन्च किया गया था। और उस समय में एक स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण किया गया था। आखिर स्प्रिंट चैलेंजेस है क्या? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी नौसेना में जो भी स्वदेशी
प्रौद्योगिकी और उत्पाद का उपयोग को बढ़ावा देना। मैंने अभी ये कहा कि मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम को भी क्या मिल रहा है, एक तरह से एक प्रमोट किया जा रहा है। तो स्वदेशी नवीकरण हो या प्रौद्योगिकी या उत्पाद हो, उसको बढ़ावा देना। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि 75 ईयर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसी के तहत NIIO और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी DIO, इसमें क्या किया जा रहा है, इसका एक लक्ष्य किया गया है कि भारतीय नौसेना में कम से कम कितने, तो 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी है या उत्पाद है, प्रोडक्ट्स है, उसको शामिल करना है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित हो। और एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, जितने भी आपके ये ड्रोन हो गए या आपका अभी ये इसकी बात की गई थी, ड्रोन के अलावा जो आपका C295, ये सब जितने इस प्रकार के जितने भी आप देख रहे हैं इनोवेशन किया जा रहा है, इन सब में किसका निर्माण करने में किसका हाथ होता है, तो हाल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हाल, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। PM मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में करीब 5000 करोड़ रुपए के क्या किया है, इन्होंने एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च की जा रही है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, उसमें जो बजट रखा गया है वो है 5000 करोड़ का, 5000 करोड़। ओके, नाउ अब देख लेते हैं कि उस बजट के अंतर्गत आखिर किन किन डेवलपमेंट की योजनाओं पे इसको खर्च किया जाएगा, क्या क्या विकास की परियोजनाएं हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला क्या किया जा रहा है, ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, इसकी ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अनावरण जो अवसंरचना मिशन, ओके, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी ABHIM, इसको ध्यान रखिएगा, के तहत पूरे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले जो 7 क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसेंटिफिक ICU जो होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट CCU, ओके, क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी जाएगी। पूरे राजस्थान में कितना है, तो 7 ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक हाई टर्मिनल बिल्डिंग के विकास की भी आधारशिला रखी गई है। और IIT जोधपुर परिसर को क्या किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो कि इसका बजट कितना है, 1135 करोड़ यानी 1135 करोड़ का बजट किसका है, IIT जोधपुर का, जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये कुछ योजनाएं हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा सड़क योजना हो गई, रेल परियोजना हो गई, ये सभी प्रोजेक्ट को भी वहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसके शिलान्यास के लिए इसके भी आधारशिला रखी जा रही है। और टोटल बजट है 5000 करोड़ का। अभी रिसेंटली आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी के द्वारा कितने का बजट रखा गया था, 6000 समथिंग का बजट छत्तीसगढ़ में रखा गया। तो इस प्रकार से, और अगर बात की जाए MP में, तो वहाँ भी 9000 समथिंग का बजट। तो ये कुछ प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट जो है अभी विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे हैं, स्टार्ट किए जा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डॉल्फिन दिवस एक्चुअली क्या है, या हर साल जो जलीय जीव होते हैं उनके संरक्षण को के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाता है। डॉल्फिन अगर बात की जाए तो यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश, कहाँ पर है, नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदी प्रणालियों में निवास करती है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा बिहार सरकार की मांग पर ही केंद्र सरकार ने 2010 में गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। राष्ट्रीय जलीय जीव कब, 2010 में घोषित किया गया था। किसकी मांग थी, ये बिहार सरकार की मांग पर। गंगा के डॉल्फिन को बिहार में सौंस भी कहा जाता है, बिहार में से जिसे हम लोग डॉल्फिन बोल रहे हैं उसे सौंस भी कहा जाता है। और पटना विश्वविद्यालय में जूलॉजी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर RK सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि में लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर BPSC एग्जामिनेशन, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये और ये। वैसे जो डॉल्फिन दिवस जो है या फिर डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि भागलपुर में भी अनुसंधान केंद्र जो खोला गया है, तो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। नदी तंत्र में डॉल्फिन की उपस्थिति उसके अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है, यानी अगर नदी के सिस्टम में अगर पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक अनुकूल माहौल आप बोल सकते हैं। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक संकेतक है। इसके अलावा इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची आई थी उसमें अत्यधिक लुप्त प्राय के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। अब हल्दी बोर्ड का गठन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, ताकि हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देना है, तो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और उसके वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा
उसकी अगर बात की जाए निर्यात में भी ये बेनिफिशियल होगा। तेलंगाना के किसान जो है लंबे समय से एक्चुअली इसकी मांग कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, हल्दी का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा। ओके, देश के जो 20 राज्यों में जो हल्दी की 30 से भी अधिक किस्मों को जो है उपजाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु देश में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक है। और ये डिमांड भी किसकी थी, तो तेलंगाना गवर्नमेंट की। तेलंगाना के जो किसान थे वही उनकी डिमांड कर रहे थे कि एक हल्दी बोर्ड का गठन करने के लिए। वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 62%। इसको ध्यान रखिएगा, इस बार के किसी एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है वैश्विक हल्दी उत्पाद में, क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको स्किप करके चले जाएंगे, अरे हल्दी है क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप लोग इसको जरूर ध्यान देकर के जाइएगा कि अगर ग्लोबली बात की जाए तो भारत के ग्लोबल ट्रेड में तो भारत की हिस्सेदारी कितनी 62% है। इसके अलावा भारतीय हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजार कौन से हैं, निर्यात बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। और बात की जाए यूएई और अमेरिका की, तो भारत का ये थर्ड अगर बोला जाए तो ट्रेड पार्टनर है। किस पोजीशन पर है ये, थर्ड पोजीशन पर, थर्ड ट्रेड पार्टनर है। एंड फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपका अमेरिका है और ये थर्ड है। तीसरा है यूएई, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चीन, फोर्थ है आपका सऊदी अरब। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये कुछ कंट्रीज है जो बांग्लादेश वगैरह आपको इसमें शो होंगी कि कौन कौन से निर्यातक बाजार हैं। तो बांग्लादेश वगैरह तो ये तो मैप में देखना काफ़ी आसान है, इसको मैं क्या बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने एक साझेदारी की है, जिसके तहत भारत की हिस्सेदारी इसमें कितनी है, 49% है और जापान की कितनी है, 51% का योगदान दिया गया है। NIIF लिमिटेड ये क्या करेगा, फंड का प्रबंधन करेगा। किसका करेगा, ये फंड। और JBICIZ ये क्या करेगी, एक सहायक कंपनी जो भारत में जापानी निवेश बढ़ाने में NIIFL की सहायता करेगी। यानी भारत की सारी 49% और जापान की 51% है, इसको ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट है मोंगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी एकिमोव ने 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। किसमें, रसायन विज्ञान में। तो मोंगिजी बावेंडी ये कहाँ के, फ्रांसीसी अमेरिकी हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स एक क्या होता है, छोटे नैनो कण है, स्मॉलेस्ट क्या है, नैनो पार्टिकल्स, स्मॉल नैनो पार्टिकल्स हैं। उनके गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं। और उनकी खोज ने क्या किया, इस खोज से फायदा क्या हुआ, जो QLED टेलीविजन है, LED लैंप की तकनीक में महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। उनकी स्पष्ट रोशनी एक सर्जन के लिए ट्यूमर के ऊतकों को प्रकाशित कर सकती है। ओके इस क्वांटम डॉट से। नेक्स्ट है कि भविष्य में लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर, पतले और सेल और एनक्रिप्टेड क्वांटम संचार में भी योगदान दे सकते हैं। मॉर्टन मेल्डन, कैरोलिन आर और के बैरी ये कौन है, ये क्लिक केमिस्ट्री में इनको लास्ट ईयर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लास्ट ईयर 2022 में इनको दिया गया था। ये 3 नाम को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद ध्यान जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, बाय मिस्टेक को स्किप हो गई है, यहाँ पर ये आप लोग लिख लें, यहाँ पे लिख, मैं बता दे रही हूँ इस जगह, ये जो मोंगे जी हैं यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान ले दीजिए। ये फ्रांसीसी अमेरिकी हैं, मोंगी जी फ्रांसीसी अमेरिकी हैं, ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी अमेरिकी, एंड बात की जाए एलेक्सी की तो ये रूसी हैं, रूसी। ओके ये ध्यान रखना है, रूस के रहने वाले हैं। ओके रूसी वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये थोड़ा स्किप यहाँ मेंशन होना चाहिए, बाय मिस्टेक स्किप हो गई है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी विश्व के साथ 69वां वन्य जीव सप्ताह का जश्न शुरू किया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, भागीदारी, इस विषय के साथ थीम है इसकी, ये 69वां वन्य जीव सप्ताह का जो शुरुआत की गई है। अब वन्य जीव सप्ताह जो है उत्सव, ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह महात्मा गांधी की जयंती पर इसका शुभारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। और पूरे सप्ताह की बात की गई, यह सभी जीवित प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 2 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह 2023
यह मना रहा है। अब आप लोगों को अनूप एंड सूरज, ये दो स्टूडेंट्स के रिप्लाई आया है। रेखा, आपका रिप्लाई नहीं आया है क्योंकि आपका भी आते रहता है। तो अनूप एंड सूरज, आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। आज का सवाल ये है कि संकल्प सप्ताह क्या प्रारंभ कब किया गया और क्यों किया गया, यानी इसका उद्देश्य क्या है, संकल्प सप्ताह क्या है ये। ओके, आज का सवाल है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की जो है वो घोषणा की है। अभी रिसेंटली क्या किया गया, भारत में जातीय मतगणना जो है उसको एक रिपोर्ट जारी की गई बिहार सरकार के द्वारा। कभी आपसे ये पूछ ले कि रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो बिहार सरकार ध्यान रखेगा। ओके, बिहार सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत अगर बात की जाए कि सबसे अधिक कैटेगरी किसकी है, तो ईबीसी की है, उसके बाद बीसी है। ईबीसी अराउंड 36% है, बीसी है 27% है। अगर बात की जाए एससी की तो वो 19%, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट है। एसटी की बात की जाए तो 1.6 समथिंग परसेंट है। एंड अगर बात की जाए जनरल की, जो अनारक्षित वर्ग के हैं, तो उनकी जो है उनका आंकड़ा कितना है, 15 पॉइंट समथिंग है। अगर धर्म के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे अधिक किसकी है, हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, देन ईसाई हैं, देन सिख हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर नेक्स्ट डे क्या किया गया, बिहार सरकार के द्वारा जो न्यायिक सेवा होती है उनमें ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। ये ध्यान रखना है। बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य न्यायिक सेवा किसमें संशोधन किया है, 1951 में। ये संशोधन 1951 में है, इसको ध्यान रखना है। राज्य कैबिनेट ने राज्य में 100 जो है पशु अस्पतालों के निर्माण की भी मंजूरी दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आईसीसी ने वनडे विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को क्या बोला है, ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया। अगर सिर्फ बात की जाए आईसीसी वर्ल्ड कप में एम्बेसडर की घोषणा, तो शाहरुख खान को बनाया गया था एम्बेसडर, है ना। लेकिन अगर ग्लोबल एम्बेसडर की बात की जाए तो कौन है, सचिन तेंदुलकर है। और आईसीसी जो कि आपका 5 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो चुका है। ओके, चलिए। विश्व कप के 6 संस्करणों में इन्होंने कितने, तो 6 एडिशन में इन्होंने क्या किया है, अपना प्रतिनिधित्व दिया है। वह वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 2011 में जो वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का यह हिस्सा भी रह चुके हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो शुरुआत है वो 5 अक्टूबर को कहाँ से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये कहाँ पर है और इसकी रैंकिंग क्या है। जितने भी स्टेडियम हैं हमारे इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रैंकिंग क्या है और ये कहाँ है, आपको ये बताना है। एंड अनूप एंड सूरज, जिस तरह से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं इसलिए थैंक यू सो मच। आप लोग कंटिन्यूसली इस तरह से ही अपने रिस्पॉन्स को बनाए रखिए आप। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिना देखे हुए आंसर करना है। मैंने जो, क्योंकि रिविजन अगर जितना ज़्यादा करेंगे तो आसानी से तुरंत इसका रिप्लाई कर सकेंगे। चलिए, तो ये अब बात आती है कि यह मैच जो है कब होना है, तो ये तो 5 अक्टूबर से स्टार्ट, यानी कल से स्टार्ट हो भी चुका है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होना है। पहली मैच जो होगी किसके बीच में है, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में। ओके, न्यूजीलैंड के बीच में। तो हमेशा मैप को भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ऐसा नहीं है कि मैप को स्किप करते हैं, इस मैप को छोड़ करके भागे, वो काम मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसलिए मैप देने का पर्पस यही होता है। विश्व कप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस और टॉक, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लें। ब्लैज और टॉक क्रिकेट विश्व कप के क्या हैं, शुभंकर हैं, जिसमें ब्लैज जो है ये महिला शुभंकर है जो तेज गति से गेंदबाजी करती है और बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित कर देती है, ब्लैज। अगर बात की जाए टॉन्क की, तो ये क्या है, मेल शुभंकर है, जिसका शांत स्वभाव से बल्लेबाजी का क्या होता है, चैंपियन बनाता है। नेक्स्ट है, मैच 10 स्थानों पर खेले जाएंगे और 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह समाप्त होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पश्मीना शॉल, ये काफी चर्चा में भी है, तो सुना होगा। तो पश्मीना को क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है। बसोली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से भी अधिक पुराना यह पारंपरिक शिल्प है। 2023 की शुरुआत में जम्मू संभाग के किसको दिया गया था, राजौरी। ओके, राजौरी जिले का प्रसिद्ध एक बसोली पेंटिंग थी और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग दिया गया था। और अब किसको दिया गया है, पश्मीना को दिया गया है। बसोली पश्मीना
एक हाथ से काता गया उत्पाद है जो अपनी अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। इसमें कुचालक गुण और विस्तारित जीवन है और ये सभी गुण बसोली पश्मीना को अद्वितीय बनाते हैं। पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल है, मफलर है, कंबल है, टोकरियां, ये सब शामिल होती हैं। जीआई टैग एक नया नाम या चिन्ह है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से संबंधित कुछ उत्पादों को दिया जाता है और पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। नेक्स्ट है, एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। मोबाइल हैंड हेल्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा। क्या है इसकी खासियत? तो इसमें बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए क्या होगा कि जो पहुंच और सुविधाएं हैं वो किसके लिए है? तो मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसे इनोवेटिव सेवा का अनावरण किसने किया है? दिनेश खारा के द्वारा किया गया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक जो बैंकिंग सेवाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना। इसमें एक्चुअली क्या किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन है इसका फायदा उनको स्पेशली उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यह मोबाइल जो है हैंड हेल्ड डिवाइस है। ओके, तो इसके द्वारा नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट सेवाएं जो है वह प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा एसबीआई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी नामांकन, खाता खोलने, प्रेषण और कार्ड आधारित सेवाओं जैसी सेवाओं को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। अभी योजना बनी नहीं है, बना रहा है। ओके, नाउ अब देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश की सेना ने क्या किया है? मेघालय में संप्रीति 11 जो है एक्सरसाइज किया गया है। भारत और बांग्लादेश, संप्रीति, स्लिनेक्स एंड सिम्बैक्स। थर्ड सवाल है ये, तीनों के बारे में बताएंगे कि ये युद्धाभ्यास जो है किन किन देशों के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में कौन है? भारत की पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है और ये उनका दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 3000 जो दौड़ हुई थी उसमें उन्होंने जीता था। स्टेपलिस चैलेंज में उन्होंने कौन सा? वो था रजत पदक, इसमें इन्होंने स्वर्ण जीता है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार पियरे एंगस्ट्रोनी, फेरेंस क्रॉस और एनियल इलियर को दिया गया है। केंद्र ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और उसके गुटों को यूपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है और जो कि 5 सालों के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि दूसरे अन्य आतंकवादी संगठनों से मिल करके ये त्रिपुरा को भारत से अलग करके क्या अलग देश बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 27,000 करोड़ का बजट है और राजस्थान में कितना है? 5,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू किया है और उसके लिए क्या लॉन्च किया है? ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। ग्लोबल मोबाइल स्पीड की रैंकिंग में भारत जो है 47th पोजीशन पर है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है यूएई का, देन कतर एंड देन लास्ट थर्ड में कुवैत है। BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया जाएगा कहाँ पर? अमेरिका के मैरीलैंड में। PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति मेघालय में शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश है। आईसीसी ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर। किसे साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? PR शेषाद्री। 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? 3। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है मैक्सिमम 3 को ही दिया जाता है और जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। 3 से अधिक नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 है। ओके, और जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। और प्रथम अगर बोला जाए कि भारतीय जो है कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 2013 में दिया गया था। और महिला की बात की जाए तो मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था 1979 में। और सबसे पहले इसका आरंभ किया गया है नोबेल पुरस्कार का 1901 में इसका आरंभ किया गया है। और ये जो 6 श्रेणियों में ये दिया जाता है एवरी ईयर अक्टूबर, यानी प्रत्येक साल अक्टूबर के जो प्रथम सोमवार आता है उसमें चिकित्सा, मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन और गुरुवार यानी जो आपका वीरवार बोल सकते हैं वहाँ साहित्य के लिए दिया जाता है, शुक्रवार को शांति के लिए और 9 अक्टूबर जो भी आ रहा है तो अर्थशास्त्र के लिए दिया जाएगा। नाउ अब किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODI प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? केंद्र शासित की बात की गई है तो जम्मू कश्मीर, अगर राज्य बोलता तो यूपी होता, यूपी। चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है।
अर्जुन मुंडा, ओके। एक क्या है एक्चुअली, एक क्लब जो है आपका रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, ओके। चलिए, किस राज्य सरकार ने जाति संरक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? बिहार ने किया है। यूपी सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान की शुरुआत करेगी? तो लखनऊ और वाराणसी से कर रही है। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य सरकार ने जाति संरक्षण के आंकड़े, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये दोनों रिपीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं आज के MCQs पर आते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 kg के सिलेंडर पर 200 रुपए से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिया गया है 400 प्रति बोतल, 500 प्रति बोतल, 700 प्रति बोतल, 300 प्रति बोतल। तो राइट आंसर डी इज योर राइट आंसर, डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने हाल में ही डैश वन्य जीव सप्ताह का उत्सव शुरू किया। 67th, 68th, 69th एंड 70th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69th वन्य जीव था ये, 69th। ओके, नेक्स्ट है मोंगे जी बावर्डी, लुईस ई ब्रूश और एलेक्सी एकोवन ने अपने डैश के लिए रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, लघु सेंसरों की खोज और संश्लेषण, पतले सौर सेल की खोज, एनीक्रिप्टेड क्वांटम संचार की खोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम डॉट्स के लिए। और अगर भौतिकी का क्यों दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए कितने % आरक्षण का घोषणा की है? 10%, 20%, 30%, 50%। तो ये आंसर हो जाएगा 10% की है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2 लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। स्वावलंबन 2 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि स्वावलंबन 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ये सब ऑप्शन में होंगे, तो ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। ये निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करेगा? नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। विशेषकर इसका फायदा किसको मिलेगा? जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो दिव्यांगजन है, क्योंकि इसकी पहुंच दरवाजे तक है। और इस डिवाइस का नाम क्या है? मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया था। तो पूछा गया है कि किस ईयर में इसको घोषित किया था? 1992, 1994, 1996, 1998। तो यह आपका 1994 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वनडे विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अगर केवल एम्बेसडर की बात की जाए तो शाहरुख खानों का ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। हाल ने भारतीय वायुसेना को डैश लड़ाकू विमान का एक ट्विन सीटर संस्करण सौंपा है। LCA तेजस, मिराज, वैश्विक, एयरबस C295। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विन सीटर LCA तेजस, LCA तेजस। ओके, तो आज की क्लास से संबंधित अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने को सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका एज मच एज रिप्लाई किया करें। ये बेनिफिशियल, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।